सत्ता, सत्ता से आप क्या समझते हैं, सत्ता क्या है, सत्ता की प्रकृति क्या है, और शक्ति और सत्ता आपस में कैसे जुड़े हैं, ये सब अब हम अध्ययन करेंगे, जिसको सत्ता को बोलते हैं अथॉरिटी। सत्ता किसी व्यवस्था या संगठन का अनिवार्य तत्व है। ये शक्ति, प्रभाव और नेतृत्व का मूल उपकरण है। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही प्रकार के संगठनों में सत्ता को महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त होती है और राजनीतिक जीवन में सत्ता की अवहेलना नहीं की जा सकती। राजनीतिक लक्ष्यों की सिद्धि के लिए राज्य व्यवस्थाओं एवं राजनीति में सत्ता की मात्रा को बढ़ावा आवश्यक और महत्वपूर्ण होता है। अतः सत्ता राजनीतिक प्रक्रिया का मूल मंत्र है और इसकी आत्मा है। सत्ता का अर्थ। सत्ता शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के ऑक्टोरियटास से हुई है, जिसका अर्थ है बढ़ाना। इस अर्थ में सत्ता वह गुण है जो इच्छा, संकल्प और पसंद को विवेक के साथ जोड़कर उसका विस्तार करती है। सत्ता की परिभाषाएं। भिन्न भिन्न विद्वानों ने सत्ता की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं। कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित है। बर्स्टेड के अनुसार सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, वह स्वयं शक्ति नहीं। बीच दूसरे के कार्य निष्पादन को प्रभावित और निर्देशित करने के औचित्यपूर्ण अधिकार को सत्ता कहते हैं। ब्रेंडेड जुएनल, सत्ता व्यक्ति की वही योग्यता है जिसके द्वारा वह दूसरों से अपने प्रस्तावों को स्वीकार कराता है। कार्ल जे फ्रेडरिक, जिसे केवल संकल्प, इच्छा और प्राथमिकता के आधार पर चाहा जाता है, उसके औचित्य को तार्किक प्रक्रिया द्वारा सिद्ध करने की क्षमता को सत्ता कहते हैं। हेनरी फ्योल के अनुसार सत्ता आदेश देने का अधिकार है और आदेश का पालन करवाने की शक्ति है। एलन के अनुसार सौंपे गए कार्यों के निष्पादन को संभव बनाने हेतु प्रदान की गई शक्तियां या अधिकार सत्ता कहलाते हैं। हर्बर्ट साइमन के शब्दों में सत्ता दूसरों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए निर्णय लेने की शक्ति है। ये दो व्यक्तियों, एक श्रेष्ठ और दूसरा अधीनस्थ, में ऐसा संबंध है जिसमें श्रेष्ठ व्यक्ति इस आशा से निर्णय लेता है कि अधीनस्थ उसे स्वीकार करेगा और अधीनस्थ व्यक्ति ऐसे ही निर्णयों को स्वीकार करता है तथा उसका व्यवहार इन निर्णयों द्वारा निश्चित होता है। सत्ता की अवधारणा की व्याख्या करते हुए रॉबर्ट ए डाल लिखते हैं कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई आदेश देता है तथा यह अनुभव करता है या स्वीकार करता है कि ए ऐसा आदेश जारी करने का पूर्ण अधिकार है तथा उसका यह कर्तव्य है कि वह ए के आदेशों का पालन करे और इसे ए और बी पर सत्ता या औचित्यपूर्ण शक्ति कहा जाता है। अब सत्ता की विशेषताएं क्या है? उपयुक्त विवेचन के आधार पर सत्ता की निम्नलिखित विशेषताएं बताई जा सकती हैं। सत्ता औचित्यपूर्ण शक्ति है। इसके दो पक्ष हैं, निर्णय लेने और आदेश देने वाली उस शक्ति तथा द्वितीय उस शक्ति को प्राप्त अधीनस्थों की सहमति। शक्ति की तरह सत्ता भी एक संबंध है। किसी भी संबंध की तरह इसमें कम से कम कर्ता शामिल होते हैं, जिनमें से एक के पास दूसरे पर शक्ति प्रयोग करने का अधिकार होता है। सत्ता एक स्वीकृत शक्ति होती है। अधीनस्थ व्यक्ति सत्ताधारी की शक्ति को स्वीकृत करते हैं और उसके आदेश का पालन करना अपना कर्तव्य समझते हैं। एक सत्ताधारी अपने अधीनस्थ व्यक्तियों पर प्रभुत्व रखता है। सत्ता सदैव परिभाषित, सीमित और स्वीकृत होती है। इसे कानून या परंपरा या प्रथा द्वारा परिभाषित किया जाता है। इसकी अधिकतम सीमा भी निर्धारित किया जा सकता है। औचित्यपूर्णता सत्ता की मुख्य विशेषता है। औचित्यपूर्णता ही सत्ता को न्यायपूर्ण और प्रभावशाली बनाती है। यही गुण सत्ताधारी द्वारा किए गए शक्ति प्रयोग को उचित और प्रभावशाली बनाता है। सत्ता की सफलता उसकी औचित्यपूर्णता के स्तर पर निर्भर करती है। क्योंकि सत्ता एक परिभाषित और औचित्यपूर्ण शक्ति है, अतः यह जवाबदेह भी होती है। उत्तरदायित्व और जवाबदेही सत्ता के आवश्यक तत्व हैं। अधीनस्थों पर प्रयोग की गई शक्ति के संबंध में सत्ताधारी सदैव उत्तरदायी और जवाबदेही होते हैं। सत्ता के सिद्धांत। औपचारिक सत्ता सिद्धांत, स्वीकृत या व्यवहारिक सिद्धांत। औपचारिक सिद्धांत सत्ता को अनन्य मानता है। उसके समर्थक मैक्स वेबर, मेलानोवस्की आदि हैं। इस विचार के समर्थकों के अनुसार सत्ता धारक की बुद्धि, योग्यता, श्रेष्ठ या दृष्टि अपने अधीनस्थों से चाहे न्यून ही क्यों ना हो, फिर भी वह आदेश निर्देश करने की स्थिति में होता है। सत्ता को संगठन से पृथक नहीं किया जा सकता, ये पद से जुड़ा होता है। सत्ता में आदेश और दंड
या पुरस्कार देने की क्षमता होती है। मैकॉले ने इसे ही शासन का जादू कहते हैं, औपचारिक सत्ता को। स्वीकृत या व्यवहारिक सिद्धांत। व्यवहारिक सिद्धांत सत्ता को सापेक्ष या संबंधात्मक मानता है। इसके समर्थक लॉसवेल, कैटलिन, आमंड, ईस्टन, लिपसेट, डहेल, रॉबर्ट ए साइमन आदि। इन समर्थकों का कहना है कि औपचारिक संबंध अनौपचारिक संबंधों को जन्म देते हैं और अनौपचारिक संबंध औपचारिक संबंध में परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं। इस प्रकार व्यवहारवादी मानते हैं कि दंड पर आधारित सत्ता क्षणिक होती है, जबकि सहमति और अनुनय तथा संगठन के उद्देश्यों और मूल्यों की अनुरूपता सत्ता को सफल और स्थायी बनाती है। डेल उस सत्ता को अपूर्ण मानता है जो केवल शक्ति पर आधारित होती है। उपयुक्त दोनों विचार सत्ता के संबंध में अपूर्ण है। यदि सत्ता को केवल कानून, औपचारिक, संगठनात्मक और संरचनात्मक माना जाए तो उसका लचीलापन और उसकी व्यवहारिकता नष्ट हो जाती है, और यदि उसे केवल व्यवहारगत माना जाए तो उसमें आज्ञा पालन कराने और दंड देने का अभाव हो जाता है। अतः स्पष्ट है कि सत्ता दोनों विचारों का मिला जुला रूप है। सत्ता में प्रभाव और नैतिकता होनी चाहिए। सत्ता के आधार या स्रोत। औचित्यपूर्णता। सत्ता का मूल आधार ही औचित्यपूर्णता है, क्योंकि सत्ता के आदेशों का पालन सत्ताधारी और अधीनस्थ के बीच मूल्यों की समानता के आधार पर किया जाता है। यानी लोग, जनता शासक के विचारों को स्वीकार करती है, उसके आदेशों, उसके कानूनों को स्वीकार करती है दिल से, तो वो उसकी औचित्यपूर्णता है। पर्यावरण का दबाव। पर्यावरण का दबाव भी सत्ता के आधार के रूप में कार्य करता है। इसके दो रूप होते हैं, आंतरिक और बाहरी। राजव्यवस्थाओं में आंतरिक दबाव आंतरिक राजनीतिक संरचना जैसे संविधान, प्रशासनिक संगठन, विभिन्न पदों और पदाधिकारियों के अधिकारों तथा शक्तियों के रूप में होते हैं। अधीनस्थों की प्रकृति। सत्ता को स्वीकार करने के लिए अधीनस्थ के पास एक तटस्थता का क्षेत्र होता है, जिसके अंतर्गत आने वाले मामलों में सत्ता के आदेशों पर आंख मीच कर स्वीकार करता है। अधिकांश अधीनस्थ की यह प्रवृत्ति रहती है। सत्ताधारी की कार्यकुशलता। सत्ताधारी की कार्यकुशलता और व्यक्तिगत गुण भी सत्ता के आधार के रूप में स्वीकार कार्य करते हैं। अपने राज्य का अस्तित्व भलीभांति बनाए रखने की इच्छा बाहरी दबाव के रूप में सत्ता के आधार का कार्य करती है। विश्वास। सत्ता के पालन का एक अन्य आधार विश्वास भी है। अधीनस्थ सत्ताधारी के प्रति विश्वास के कारण अनेक आदेशों का पालन करते हैं। अतः सत्ताधारी के प्रति अधीनस्थों का विश्वास जितना गहरा होता है, सत्ताधारी के आदेशों का पालन उतना ही सरल और स्वाभाविक हो जाता है। वैधानिकता। प्रत्येक संगठन में एक पद सोपानिक व्यवस्था होती है और इस पद सोपान में सत्ताधारी को उच्च स्थिति प्राप्त होने के कारण सत्ता और सत्ताधारी के आदेशों को वैधता प्राप्त हो जाती है। और जब कभी सत्ता के प्रसंग में वैधानिकता का संकट खड़ा हो जाता है, तब सत्ता के पालन को गहरा आघात पहुंचता है। अन्य आधार। विचारों की एकरूपता, संविधान, प्रत्यायोजित अधिकार एवं शक्तियां, विशेषज्ञता या तकनीकी कुशलता जैसे डॉक्टर, अध्यापक, वकील, पत्रकार आदि भी सत्ता के आधार के रूप में कार्य करते हैं। सत्ता के प्रकार। वर्तमान में समाजशास्त्रियों ने शक्ति के प्रमुख स्रोतों के आधार पर सत्ता के निम्नलिखित प्रकार बताए हैं। परंपरागत सत्ता। रीति रिवाजों और परंपराओं पर आधारित सत्ता को परंपरागत सत्ता कहा जाता है। संवैधानिक सत्ता, लीगल अथॉरिटी। जब किसी कार्यालय या संस्था को संविधान द्वारा औचित्यपूर्ण शक्ति प्रदान की जाती है तो इसे संवैधानिक सत्ता कहते हैं। भारत में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद, मंत्रिपरिषद, राज्यों के राज्यपाल आदि की सत्ता संवैधानिक सत्ता है। कानूनी सत्ता। राज्य में कानून द्वारा प्राप्त शक्ति को कानूनी सत्ता कहा जाता है। एक उपायुक्त, मजिस्ट्रेट, आयकर अधिकारी, सरकारी अधिकारी कानूनी सत्ता का प्रयोग करते हैं। सत्ता का यह रूप आधुनिक नौकरशाही के रूप में दिखाई देता है। औचित्यपूर्ण सत्ता। जब सत्ता में जनता को विश्वास होता है तो औचित्यपूर्ण सत्ता कहलाती है। धार्मिक सत्ता। जब सत्ता को किसी धर्म के सिद्धांतों द्वारा मान्यता दी जाती है तो उसे धार्मिक सत्ता कहते हैं। चमत्कारिक या करिश्माई सत्ता। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व या उसके व्यक्तिगत गुणों पर आधारित सत्ता को चमत्कारिक सत्ता कहते हैं। पंडित नेहरू का व्यक्तित्व करिश्मात्मक था और इसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उनकी सत्ता को बहुत बढ़ावा दिया। राजनीतिक सत्ता। जो शक्ति किसी व्यक्ति को राजनीतिक दल या राजनीतिक समूह में अपनी स्थिति के आधार पर प्राप्त होती है उसे राजनीतिक सत्ता कहते हैं। सत्ता के प्रति लोगों का दृष्टिकोण।
सत्ता एक औचित्यपूर्ण और मान्यता प्राप्त शक्ति है। वे लोग जिन पर सत्ता का प्रयोग किया जाता है उसे औचित्यपूर्ण, न्यायपूर्ण और उचित मानते हैं। फिर भी सत्ताधारी की सत्ता को स्वीकार करने में अनेक उनके दृष्टिकोण 3 प्रकार के हो सकते हैं। सत्ता के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण हो सकता है, भाई उसको जो लोग सत्ताधारी की शक्ति को स्वीकार तो करते हैं किंतु इसे एक बंधन समझकर या दंड के भय से मानते हैं, तब सत्ता के प्रति उनका दृष्टिकोण नकारात्मक हो जाता है। सत्ता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, जब लोग सत्ताधारी की शक्ति को जीवन के एक तरीके के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और सत्ताधारी द्वारा प्रयोग की जा रही शक्ति को बिना किसी चैलेंज के मान लेते हैं, तो इसे सत्ता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण कहा जाता है। सत्ता के प्रति तर्कयुक्त दृष्टिकोण, जब लोग सत्ताधारी की शक्ति की प्रकृति को पूरी तरह समझकर स्वीकार कर लेते हैं, तब वे सत्ताधारी द्वारा शक्ति के किसी दुरुपयोग को चैलेंज करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये 3 प्रकार की हो गई सत्ता के प्रति लोगों के दृष्टिकोण। शक्ति और सत्ता क्या है, इनके आपसी संबंधों के बारे में बात करेंगे। ये शक्ति और सत्ता है, इसका पहले अध्ययन कर चुके हैं, क्या है। अब शक्ति और सत्ता में क्या अंतर है वो देखना है। सत्ता और शक्ति के मध्य प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं। सत्ता शक्ति को उत्पन्न करती है लेकिन स्वयं शक्ति नहीं है। कार्ल के अनुसार सत्ता शक्ति का एक प्रकार नहीं बल्कि एक ऐसी वस्तु है जो शक्ति के साथ चलती है। ये व्यक्तियों और वस्तुओं के गुण है जो उनकी शक्ति में वृद्धि करती है। ये ऐसी वस्तु है जो शक्ति को उत्पन्न करती है परंतु स्वयं शक्ति नहीं है। शक्ति का अस्तित्व सत्ता के अभाव में संभव है। सत्ता के अभाव में शक्ति का दीर्घकालीन अस्तित्व संभव नहीं है, लेकिन शक्ति का अस्तित्व सत्ता के अभाव में संभव। शक्ति का आधार बल है जबकि सत्ता का आधार सहमतियां स्वीकृति है। शक्ति निश्चित होती है और सत्ता अनिश्चित होती है। कानूनी स्वरूप संबंधी अंतर, सत्ता का स्वरूप कानूनी जबकि शक्ति सामान्य रूप से कानून से प्रयोग होती है। प्रत्यायोजन किए जाने के आधार पर अंतर, शक्ति का प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता परंतु सत्ता संस्थागत और निश्चित होने से प्रत्यायोजित की जा सकती है। सत्ता के अंतर्गत अनेक सत्ताएं होती हैं जिन्हें पदानुक्रम में रखा जाता है। स्वविवेक के आधार पर अंतर, शक्ति में स्वविवेक का भाव होता है तथा और वह स्वेच्छाचारी हो सकती है जबकि सत्ता में स्वविवेक होता है, वह स्वेच्छाचारी नहीं होती। इसका प्रयोग परंपराओं, रीति रिवाजों, नियमों के अनुसार होता है। शक्ति और सत्ता के मध्य घनिष्ठ संबंध, शक्ति और सत्ता में अनेक अंतर हैं तथापि दोनों के मध्य घनिष्ठ संबंध है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सहयोग से भी अपनी भूमिका निभा सकते हैं। शक्ति के बिना सत्ता अप्रभावशाली होती है और बिना सत्ता के शक्ति असंस्थायीकृत हो जाती है। एम.जी. स्मिथ ने कहा है कि शक्ति के बिना सत्ता अप्रभावशाली होती है। बिना सत्ता के शक्ति प्रभुत्व तो स्थापित कर सकती है परंतु वह असंस्थाकृत रहती है। ये कार्य राजनीति के माध्यम से विनियमित किया जाता है और इसके परिणाम सत्ता और शक्ति में एकीकरण स्थापित हो जाता है। अतः स्पष्ट है सत्ता और शक्ति परस्पर पूरक है। सत्ता शक्ति सातत्य, कंटिन्यूटी, राजनीतिक संगठनों में राजनीतिक समस्याओं को सफलतापूर्ण सुलझाने के लिए सत्ता शक्ति सातत्य आवश्यकता होती है। यद्यपि सत्ता और शक्ति के बीच घनिष्ठ संबंध है लेकिन यह संबंध स्वयं और अपने आप स्थापित नहीं होता। इन दोनों के बीच कानून, नेतृत्व आदि के द्वारा यह संबंध स्थापित होता है। सत्ता शक्ति संबंधों की परिवर्तनशीलता, सत्ता शक्ति संबंधों की एक अन्य विशेषता यह पाई जाती है कि इनके द्वारा धीरे धीरे या सहसा विभिन्न व्यक्तियों और समूह में बदलते रहते हैं। ये विस्तृत या संकेंद्रित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए सोवियत रूस में सत्ता और शक्ति का संकेंद्रित रूप देखने को मिलता था और संयुक्त राज्य अमेरिका में ये संबंध विस्तृत रूप में पाए जाते हैं। अब शक्ति, सत्ता और वैधता। वैधता क्या है कि जब शक्ति को लोगों की स्वीकृति मिल जाती है यानी उनको वैधता मिल जाती है, वही क्या है, सत्ता है। तो वैधता शक्ति और सत्ता दोनों में संबंध स्थापित करती है। तो ये चैप्टर खत्म हो गया है। अब इसके बाद में राजनीतिक विकास, राजनीतिक अवधारणा, ये सब अध्ययन करेंगे।